नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। पूरे विश्व में वैश्विक मंदी छाई हुई है, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन भारत की जो आर्थिक प्रगति है, उसकी दशा और दिशा लगातार सुधर रही है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने-पहचानने के लिए हम बात करते हैं जाने-माने चिंतक, लेखक, पत्रकार, पेंटर श्री अशोक आत्र साहब। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार, नमस्कार सर। जय हो आपकी। बात पच्चीसी के दोस्तों को, मित्रों को, दर्शकों को नमस्कार। सभी को नमस्कार भाई साहब। तो ये जो वैश्विक मंदी की मार पड़ रही है पूरे विश्व में, और भारत जी, उसमें एक अलग उदाहरण बना हुआ है। तो जी, इसको समझाएँ भाई साहब, ये कैसे हुआ? क्यों कर हुआ? जी। और आगे क्या दशा और दिशा रहेगी? आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। एक मुझे हल्का सा एक पुराना गाना अचानक याद आ गया आपसे बात करते हुए। मैं 2 जी, पंक्तियाँ गुनगुना देता हूँ, ठीक है? जी, जी। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा हुँ, लाडले मुस्कुरा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत जितना ये सुंदर तेरा चेहरा। हुँ, हुँ। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। मन्ना डे ने गाया है। जी, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत जितना है ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। हुँ, इस वैश्विक मंदी के खिलाफ बम्पर उछाल से सभी जन जन में, पूरे विश्व में, हुँ, विशेष रूप से भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में एक मुस्कुराहट की दौर हुँ, दिखाई दे रही है। ये हुँ, मोनालिसा की वेस्टर्न रहस्यवादी मुस्कुराहट नहीं है, किंतु हुँ, जनमानस की चाल ढाल और चरित्र में आए बदलाव का एक प्रबल संकेत है। और इस संकेत के सबसे बड़ी गवाही दी यहाँ की जनमानस ने, यहाँ की कोटि कोटि जनता ने, विशेष रूप से ग्रामीण मांग ने, ग्रामीण डिमांड ने और निवेश ने। भारतीय उछाल किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, जिसने विश्व के सारे मार्केट की मंदी के विरुद्ध हुँ। बम्पर उछाल हमारे सामने रखा है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बड़ी बात है, चमत्कार है। जी, तो भाई साहब ये जो एक नई गति, एक दिशा और एक नई ऊर्जा जो जी, भारत में दिखाई दे रही है, कृषि के क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी और सर्विसेज के यानी कि सेवाओं के क्षेत्र में भी। जी, बिल्कुल तो ठीक है ना। उसके मूल कारण आपको क्या नज़र आते हैं भाई साहब? देखिए, कभी भी तो कोई चीज़ कुछ तो यदि, परिवर्तन हुआ होगा। हाँ, जी, हाँ, जी। मैं मानता हूँ, ये तो मैं हर व्यक्ति शायद एग्रीकल्चर को ही यदि हम शुरुआत में देखें, पहली हाँ, बात तो सुबह का जो प्रभात का जो सूर्य है वो सबको सब उसे वेलकम करते हैं। जी, ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो उगते हुए सूरज को नमस्कार नहीं करता। जी, डूबते सूरज के खिलाफ तो जो मर्जी आज जो बात करो, वो उगते उगते हुए सूरज को सलाम सब करते हैं। जी, दूसरी बात ये है कि जिस बीज को आप बोते हो जमीन पर, यदि वो सफल वृक्ष में कन्वर्ट हो जाए, बाद में वट वृक्ष बन जाए, तो उसका जी, कहना ही क्या। तो जी, लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीयता की जो बात है, जो हाँ, जब जो को अब तक हमने लगभग नकार दिया था, और अभी हाल ही में 19 के पहले, 20 के पहले लोग ये कहने लगे थे कि इट्स ए डेड इकोनॉमी। विशेष रूप से अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए और भारत के पर कई प्रकार के इम्पोज किए, टैक्सेस लगाए और इस बात की कोशिश की कि भारत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, किसी स्तर हुँ, पर कंपिटिटिव लेवल पर भारत को मार्केट से दूर फेंक दिया जाए। किंतु हुँ, दूसरी तरफ ये पता नहीं था विश्व को कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों से, 3 दशकों से लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। और ये हमारी की कार्य प्रणाली ने, हमारे संविधान ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे पूंजीपतियों ने इस बात को साबित कर दिया कि सबसे तेजी से उभरने वाली इस विशेष अर्थव्यवस्था को, जो पिछली तिमाही के रिकॉर्ड्स हैं, उससे ये चीज सामने आई कि विश्व में सबसे तेजी से उभरने वाली विश्व अर्थव्यवस्था है अमेरिका। ठंडा पड़ा है। अमेरिका की स्थिति है कि महंगाई को भड़काया अमेरिका ने, किंतु हुँ, यूरोप ठहराव पर आ गया, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसने एक नई शेप, एक नई मुद्रा प्राप्त की और एक हुँ, अजय
पूंजी के रूप में भारत सामने आया। यानी 8.2 को टच करना ये अपने आप में एक अद्भुत बड़ी बात है। इसमें यूरोप नीचा है, अमेरिका नीचा है, चाइना इज ट्राइंग टू कम टू 4.2, यूरोप इज डाउन टुवर्ड्स ट्रेंड है। पर भारत की जो स्थिति है वो अभी सबसे बढ़िया है और $4 लाख से अधिक इकोनॉमी को हम टच कर चुके हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। पिछली सभी अब तक की उपलब्धियों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जी भाई साहब, तो ये जो भी बहुत सारे जो इसके विशेषज्ञ हैं जो कि इन गणनाओं के और आर्थिक प्रगति या डिसेलरेशन मतलब आर्थिक दशा दिशा की जो हम्म मीमांसा करने वाले लोग हैं, हम्म उनका ये कहना है कि जो नेतृत्व में परिवर्तन है, जो कि एक जो क्या बात समयबद्ध कार्यक्रम, चाहे वो यूनिटी ऑफ मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो या और बिल्कुल। दूसरी योजनाएं हैं, जिस हम्म तरह से उनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट के हिसाब से उसकी हम्म दिशा और दशा पे ध्यान रखा जा रहा है, तो उसके कारण ही ये संभव हुआ है। और बेसिक कारण ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि बदलाव हुए हैं, जो कि चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो। जी। और सबसे बड़ी बात ये, जब हम देश की एक हमारा कंजम्पशन है विद इन कंट्री, हम्म अब जैसे ही हम विदेश की तरफ जाते हैं, विदेश व्यापार की तरफ जाते हैं, तो जी, भारत का प्रतिशत उसमें बहुत ही कम है, 2% से कम है। तो बहुत इसका सही मतलब बात। ये है कि हाँ, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। आप सिर्फ अभी क्या, अधिकतर क्षेत्रों में जेम्स, ज्वेलरी और जो है फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ, इन क्षेत्र में और सर्विसेज या कि कंप्यूटर एडेड सर्विसेज है, आईटी के क्षेत्र में, उनको क्षेत्र के बाकी क्षेत्र में भारत को अभी कंपटीशन करना है। तो जी। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थिति है कि भई आपका सामान अगर लुधियाना से, फरीदाबाद से पोर्ट में कब पहुँचेगा? हम्म और बिल्कुल, उस पोर्ट में कितने दिन से वो उसके जहाज में चढ़ जाएगा? तो बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। ये जो है ये मिली-जुली हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन में आप जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका पैसा फँसा हुआ है। मतलब अगर 5 1 दिन का भी फ़र्क पड़ता है लोडिंग अनलोडिंग में, उसका बहुत बड़ी वैल्यू जनरेशन में फ़र्क पड़ता है, जो कि व्यापार में है, इसको जानते हैं। तो जी, ये जो परिवर्तन आया है, इसको भाई साहब आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि किसके कारण आया है ये? ये किसके कारण आया है? हेलो, जी, जी, भाई साहब बीच में व्यवधान आ गया। तो कोई ये बात। किसके कारण आया, आप क्या समझते हैं उसको? इसका सीधा संबंध जो है वो बुनियादी ढांचे से जोड़ के देखा जाएगा तो सही रहेगा। हुँ, बुनियादी ढांचा जो 40 साल 50 साल पहले था, बुनियादी ढांचा जो अब बन गया, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यानी जमीन से लेकर के आसमान तक वाया सी, यानी समुद्रिक सामुद्रिक रास्ते, एयर के रास्ते, जमीन की रोड्स, इन तीनों स्तरों पर जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, पूंजी निवेश के पहले की शर्तें हैं। जी, किसी भी जी। लेवल पर पूंजी निवेश किया जाए तो उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि जमीन आपकी उपजाऊ हो, जमीन के रास्ते समग्र रूप से सही दिशा में तेजी से फॉरवर्डिंग की तरफ जाने वाले हों, अवरोधक कम से कम हो, टैक्सेस कम से कम हो, यूनिफॉर्मिटी हो। दूसरी तरफ से सी के जो वॉयजेस हैं वो भी आपके सामने बड़ी क्लैरिटी से हो, क्योंकि जहाज के माध्यम से भी पूरे विश्व में आपका व्यापार होता रहा है, पहले भी होता रहा है, सामुद्रिकों के समय में, सार्थवाओं के समय में, और आज भी सबसे बड़ी चुनौती जहाज के थ्रू जाना व्यापार का रास्ता है, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकल तरीके से वैश्विक राजनीति से, चाहे श्रीलंका का मार्ग हो, चाहे दूसरी तरह के दूसरे पोर्ट्स हो, उनके थ्रू जाने की बात हो, तो वो रास्ते काफी हद तक साफ किए गए हैं। जहां तक एयरपोर्ट की बात है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया। सी पोर्ट्स का भी बहुत जबरदस्त विकास हुआ है भारत में पिछले 30 वर्षों में। तो सी पोर्ट्स में जमीनी स्तर पर रोड्स के लेवल पर
साफ सुथरी सड़कें, लंबी सड़कें, तेज गति से चलने वाले वाहन और हवाई जहाज के द्वारा पहुंचाया जाने वाला जो विशेष सामान है, जो कि सॉफ्टवेयर है, छोटी छोटी बातें। इसके अलावा हमारी सुरक्षा को भी हमने ध्यान में रखा है। इन सब चीजों के बावजूद एग्रीकल्चर पर हमने जोर दिया, लोकल मार्केटिंग पर हमने जोर दिया और सुरक्षा पर जोर दिया। जहाँ सुरक्षा हो, जहाँ शांति हो, जहाँ प्रगति हो, वहां सब तरह से सब चीजें अनुकूल होती हैं। तो मैं मानता हूं कि पिछले 3 दशकों में जो ये विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके लिए निश्चित रूप से जनमानस, भारत का जनमानस इसके लिए तैयारी कर रहा है, तैयार हो रहा है, और आगे आने वाला भविष्य निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से भारत का भविष्य है। इन तीनों स्तरों पर हमने प्रगति की है, इंप्रूवमेंट किया है, और आगे और गति से हम आगे बढ़ेंगे। इस बात का प्लान ऑफ एक्शन हमने तैयार कर लिया है। यानी 38 के आसपास 40 तक की जो हमारी पूरी यात्रा है, पर्सपेक्टिव विजन है हमारा। विद विजन डॉक्यूमेंटेशन एंड पर्सपेक्टिव वी आर डेवलपिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट। जी जी भाई साहब, तो और आगे की जो गणनाएं हैं वो ये हैं कि 2030 तक, यानी कि आगे 5 साल में, पिछले 5 साल में भारत की जो जीडीपी है, जो है वो करीब 10 या 12 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से दुगनी, ढाई गुनी और 3 गुनी होने की संभावनाएं हैं। हम्म क्योंकि एक इम्पेटस मिल गया है और हम्म बहुत सारे क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट अभी हो रहे हैं। कभी हम्म आप देखिए कि 1991 में, 1991 में भारत को $7 बिलियन, मात्र $7 बिलियन हम्म के कर्ज के लिए जाना पड़ा था आईएमएफ के पास में। और मॉनिटरी। आईएमएफ ने मजबूर किया भारत को कि आप अपने व्यापार को, आप अपने उद्यमियों को खोलें। हम्म आप उद्यमियों को काम, क्यों आप लोन अगर ले भी लेंगे तो आप रिपेमेंट कैसे करेंगे? आपके पास रेवेन्यू है नहीं। हम्म तो कुल मिला के ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि वो हम्म हमारे शुरू के काल से ही हमारे हम्म जो प्रबुद्ध नेता थे, जो कि जो प्रधानमंत्री बने और दूसरे मंत्री बने, उनका बड़ा ही दृढ़ विश्वास था समाजवाद में। हम्म लेकिन समाजवाद क्या जनता के उद्देश्यों की, अपने अपने जो घोषित उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है अन्य हम्म देशों में या भारत में, इस पे कभी उनकी नजर नहीं थी। वो एक जी रोमांस, एक एक रोमांस हो गया है कि सबका भला होगा। भाई जी सबका भला हो रहा है। सब सब छात्र क्लास में बेहतर मार्क्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये एनालिसिस आज तक नहीं है इस देश में। सही कह रहे हो आप। आज भी हम लोग समाजवाद के प्रेत को की पूजा कर रहे हैं। हम्म जबकि उसने क्या करता है, कोई सब कुछ समाज का है, तो यानी कि एयर इंडिया का एग्जांपल लें आप। एयर हम्म इंडिया एक 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 व्यक्ति, एक जुझारू व्यक्ति के, एक बड़े खानदान के, लेकिन जेआरडी टाटा ने 1932 में उसको स्थापित किया। जी पहले वो लाइसेंस पायलट थे। लेकिन आप हम्म देखिए कि सिर्फ एक मंत्री की जिद के कारण, जिनका नाम रफी अहमद किदवई था, जो कि हम्म नेहरू खानदान के, यानी कि देश के राज परिवार के बहुत नजदीक, उनकी झगड़ा हो गया जेआरडी टाटा से, और एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। और लाखों, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठा करके 67 साल बाद हम्म एक बीमार, मतलब बूढ़े की तरह से वापिस दे दिया गया टाटाज को। तो ये अपने आप में कहता है कि इसमें हुआ क्यों? अगर, मतलब इसके भी आज एनालिसिस, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। हिंदुस्तान हम्म जिंक का एग्जांपल है और भी दूसरे। लेकिन हमारे देश के साहित्यकारों को, हमारे देश के पत्रकारों को, अच्छा पत्रकारों को इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो इतना लिखते हैं समाजवाद के बारे में कि बहुत सारे लोग जो है ना उससे फिर वशीभूत हो जाते हैं। मतलब हाँ हाँ हमारे नेता और मानते हैं कि हाँ हाँ हम भी ठीक सोच रहे हैं, ये समाजवादी देश को करेगा। और तो भाई दुनिया में किसी ने, तो ये जो भारत और चीन की जो कंपटीशन की बात है, हम्म चीन आज 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे खड़ा है, हम्म करीब करीब। और 1990 95 तक दोनों की जीडीपी की रेट बराबर बराबर थी। एक ऐसा समय था जब भारत आगे था। हम्म लेकिन क्योंकि चीन ने नाम अपना समाजवादी रखा है सरकार का, सिंगल हम्म पार्टी रूल है, 10 साल के लिए सब कुछ चलता है।
लेकिन उन्होंने समाजवाद को प्रेत को उठा करके कंधे से उठा करके वो चमड़ी भी ले गया लेकिन उसको फेंक दिया उन्होंने। हुँ, लेकिन जब चीन फेंक रहा था, हमारे देश के अंदर समाजवाद की जोर से नगाड़े बजा-बजा के पूजा हो रही थी। तो हुँ, क्योंकि एक एक आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस है चाइना और भारत की। तो हुँ, उसके अंदर बहुत सारे वामपंथी लोग इस तरह से मूंछ मरोड़ते हैं कि देखो, हुँ, देखो चाइना ने ये कर लिया। तो चाइना ने साम्यवाद और समाजवाद के किसी भी नियम की पालना में ये नहीं किया है। हुँ, उसने कहते हैं कि विद्रूपतम कैपिटलिज्म जो है उसका भी हिस्सा लिया है। उसने चोरी भी की है। उसने हुँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे वो सब किया है जो कि भारत नहीं करता। लेकिन जी, ये बात है कि चीन आज 18-19 ट्रिलियन डॉलर पे हमसे कम से कम अ, साढ़े 3-4 गुने पे खड़ा है और हुँ, हम पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक करेंगे? जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? हुँ, तो भाई साहब ये चीज़ हमने आपसे मिलके समझी, तो उसके लिए जी, आपका धन्यवाद। एक और विषय है, जिस पे हम जी, दोबारा चर्चा करेंगे, हुँ, वो है भारत और चीन का हुँ, कंपैरिज़न। भारत जो है वो चीन से इतना इम्पोर्ट क्यों करता है? लगातार क्यों इम्पोर्ट करता चला जा रहा है? मतलब हुँ, इसमें भी जो तथाकथित अर्थ विशेषज्ञ हैं और टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, वो भी बहुत तरह की पोली-पाली बातें करते हैं। तो वो भी एक हुँ, विषय चल रहा है, तो उसको आपकी मदद से समझते हैं। तो आपका बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब कि इट्स अ प्लेज़र। आप भारत की जो आर्थिक प्रगति है, उसके मुख्य कारण और बिंदुओं को समझाया। तो आपसे फिर मिलेंगे बात-पचीसी की अगली बात में।